नमस्ते आप सभी को। कल हमने त्याग पत्र का पहला अध्याय सुना था और आज हम सुनने जा रहे हैं त्याग पत्र का अध्याय 2। बुआ के चले जाने के बाद मेरा चित्त घर में लगा ही नहीं। माँ मुझको समझाती थी, कभी ऐसा भी होता था कि मैं माँ को समझाता था, पर ब्याह की धूमधाम के बाद घर में एकाएक सूनापन भी बहुत मालूम होता था। चौथे रोज बुआ आ गई। ब्याह के वक्त मैंने अपने फूफा जी को देखा था। उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी और उम्र ज्यादा मालूम होती थी। डील डॉल में अच्छे खासे थे। मुझे यह पीछे मालूम हुआ कि उनका यह दूसरा विवाह है। हमारी बुआ फूल सी थी। जब वह ससुराल से आई मेरे लिए कई तरह की चीजें लाई थी। उन्होंने मुझे एकांत में ले जाकर कहा, प्रमोद देखेगा मैं तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। पर मैं उन वस्तुओं को देखने का इतना उत्सुक नहीं था। मैं चाहता था कि बुआ मुझसे बात करे, जैसे पहले सुख दुख की बातें करती थी वैसे अब भी बताए कि जिस तरह ससुराल से आई है वहाँ उनका क्या हाल है, चेहरे का रंग उतरा सा क्यों है, अनपनापन क्यों आजकल उनकी तबीयत में रहता है। बुआ मैं वही प्रमोद हूँ, देखो मैं अब बच्चा नहीं हूँ। तुम कह कर को देखो तो मैं तुम्हारा सब दुख समझ लूंगा। मैं बालक नहीं हूँ बुआ, जो तुम्हें दुख देता है उसकी मैं अच्छी तरह खबर ले सकता हूँ। मुझे चीज बीज नहीं देखनी। बुआ मेरी इस प्रमोद को अपने मन का कुछ हाल ही समझाओगी। बिना बोले मैं उन्हें यह सब कह देना चाहता था। मुझे तो चुप देखकर उन्होंने कहा, क्या रे अपनी चीजें तू नहीं देखेगा, चुप क्यों है। मैंने उनकी तरफ देखकर धीमे से कहा, दिखाओ। बुआ असमंजस में पड़ गई, बोली, यह तू बोल कैसे रहा है, क्या हुआ है तुझे। मैंने कहा, कुछ नहीं। फिर क्या बात है। मैंने कहा, तुम मुझे पहले जैसा अब क्यों नहीं मानती हो। बुआ को शायद ये बात छू गई, बोली, कैसे बोलता है रे, पहले जैसा नहीं मानती हूँ तो भला कैसा मानती हूँ, पराया मानती हूँ। यह सुनकर स्तब्ध भाव से मैं मेरी तरफ देखती रह गई। खींचकर अपने घोड़े में मुझे लिटाकर बोली, प्रमोद सच्ची सच्ची कहूँ तो मैं पराई हो गई हूँ। तुम सब लोगों के लिए मैं पराई हूँ। तेरी माँ ने मुझे धक्का देकर पराया बना दिया, पर मुझे जहाँ भेज दिया है प्रमोद, मेरा मन वहाँ नहीं लगता। तू एक काम करेगा। मैं बड़ी उत्सुकता के साथ उन्हीं के मुंह की ओर देखता रहा। कहना चाहता था कि तुम्हारा काम नहीं करूंगा तो प्रमोद बनकर मैंने ये जन्म क्यों पाया है। करेगा, उन्होंने फिर से पूछा। दोबारा ये प्रश्न सुनकर मैंने तत्परता से उनकी गोदी में से उठकर कहा, अभी करूंगा बुआ, कहो। वह कुछ देर एकाएक मुझे देखती रही, फिर लज्जित भाव से मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं। मैंने तब उनका हाथ पकड़कर कहा, सच सच बताओ बुआ, मैं जरूर करूंगा। शीला के जाएगा, उन्होंने पूछा। मैंने कहा, हाँ जाऊंगा। जाकर क्या करेगा। मैं असमंजस में उनकी ओर देखता रह गया। वह बोली, नहीं नहीं मैं हंसी कर रही थी, कोई काम नहीं है। उसके बाद मानो हठपूर्वक लाई हुई अपनी चीजें मुझे दिखाने लगी और चीजों में एक छोटी बंदूक भी थी। वह मुझे बहुत पसंद आई। बुआ ने पूछा, बंदूक तुझे अच्छी लगती है ना। मैंने कहा, बंदूक से कौवों को मारा करूंगा, कौवे मुझे बहुत बुरे लगते हैं। बुआ बोली, बंदूक से आदमी भी मर जाते हैं भैया, इसी से खिलौना लाई हूँ, मरना क्या होता है। क्यों रे तू जानता है। मैंने बोला, हाँ जानता हूँ। भला क्या होता है। फिर उन्होंने पूछा। फिर मैंने कहा, मरकर आदमी मर जाता है। बुआ हंस गई, फिर चुप हो रही, फिर बोली, मैं मर जाऊं तो तू क्या करेगा। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। बुआ को घूर घूर कर देखता रहा। मैं चाहता था कि वह जान जाए कि मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं सब जानता हूँ। बुआ मौत की मजाक कर रही है, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। वह मर सकती है तो क्या मैं नहीं मर सकता। मैं बड़े मजे से मर सकता हूँ। बुआ बुआ को यह बिल्कुल मालूम नहीं है कि मैं कितनी आसानी से मर सकता हूँ। उनको पता भी नहीं है, पर सच्ची बात यह है कि उनके बाद में जी ही नहीं सकता, जीऊंगा ही नहीं। लेकिन मैं हूँ तब तक देख लूंगा कि बुआ को मारने वाला कौन है। अगले रोज एक कागज लेकर मुझे शीला के यहाँ भेजा गया। मैं शीला को जानता था, उसके कोई बड़े भाई हैं, यह मैं नहीं जानता था। कागज उन्हीं के हाथ में देने को कहा गया था। शीला के बड़े भाई मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने जब वह कागज उन्हें दिया तब उसे लेकर वह मेरी उपस्थिति को इतना भूल गए कि मुझे अपना अपमान मालूम हुआ। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेम किया, चूमा, गोद में लिया, कंधे पर बिठाया और तरह तरह की खाने की चीजें दी। शीला भी मुझको अच्छी लगी। मेरा जी हुआ कि कोई बहाना हाथ लगे तो मैं यहाँ रोज आया करूंगा। शीला के भाई ने मुझे एक चिट्ठी लिखकर मेरी जेब में रख दी, फिर कहा, तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा, प्रमोद। उन्होंने बोला, बड़े बहादुर हो तुम। यह कहकर धरती से उठाकर मुझे चूम लिया, फिर कहा, यह कागज अपनी बुआ को ही देना है ना। कागज मुझे अपनी माँ को देने को कहा जाता तो भी मैं पहले बुआ को ही देता था। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया।
शीला के भाई ने चॉकलेट के कई पैकेट मेरी कोटकी के दोनों जेबों में ठूस दिए। कहा, तुम बड़े अच्छे लड़के हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने कहा, 7th क्लास। 7th क्लास? खूब। प्रमोद, जाकर कहना मैं अभी भी एक महीना ही आई हूँ, समझे? मैं खूब समझ गया था। क्या समझे? मैंने बोला, मैं 1 महीना ही आई हूँ। शीला के भाई इस पर खूब हंसे। तुम नहीं भाई, मैं। जो खत दिया था वह लिफाफे में बंद नहीं था। बुआ ने भी ऐसे ही कागज मोड़कर दे दिया था, पर शीला के भाई ने मुझको इतने अच्छे लगे कि उनकी लिखावटी सुंदरता देखना चाहता था। मैंने उसको खोल कर देखा। उसके ऊपर मुझे बहुत ही सुंदर अक्षर मालूम है। मैंने सोचा कि मैं भी कभी ऐसी सुंदर अंग्रेजी लिख सकूंगा या नहीं। खत के ऊपर लिखा था, माय डियर। तो मुझको इतना अच्छा लगा, मालूम हुआ कि बहुत दिनों तक अपने पत्रों के माय डियर को मैं वैसा ही बनाने की कोशिश करता रहा। घर आकर मैंने पत्र सीधा बुआ को दे दिया, और वह खत बड़ा नहीं था, लेकिन कई मिनट तक वह उसे पढ़ती रही। यह भी भूल गई कि प्रमोद भी उनका कोई है और इस वक्त वह पास ही खड़ा है। काफी देर के बाद उन्होंने वहां से आंख हटाई, खत को धीमे धीमे तह किया और मुझको देखा, मानो उस वक्त मुझे वह पहचान नहीं रही थी। मानो सब भूल गई थी कि क्या था, क्या है, क्या होगा। फिर उसी बेबस भाव से मुझे देखते रहकर मानो यंत्र की भांति उस खत को फाड़कर नन्हे नन्हे टुकड़ों में कर दिया। मानो वह कुछ नहीं कर रही, जाने कौन कर रहा है। हल्के हल्के चैतन्य उन्हें लौटा, मानो उन्होंने अब कुछ कुछ जगत को पहचाना। थोड़ी देर बाद बोली, प्रमोद, अब तुम वहां कभी मत जाना। तुमसे जवाब लाने को किसने कहा था? कभी किसी का कोई खत लाने की जरूरत नहीं है, समझा? मैं कुछ भी नहीं समझ सका। वह बोली, तू इतना ना समझ क्यों है प्रमोद? तू नहीं जानता कि मेरी शादी हो गई है? मैंने कहा, मैं जानता हूँ, जानता हूँ। तो वो बोली, तू कुछ नहीं जानता, तू गधा है। मेरे दिल में आग लग रही है। मैं चुप था। तू जानता है दिल की आग क्या होती है? किसी दिल की आग को सचमुच में मैं नहीं जानता था, लेकिन उस समय बुआ को देखकर, उनकी उस क्षण भर में होकर उस क्षण बुझ जाने वाली अनबुझ मुस्कान को देखकर मेरे मन की पीड़ा बहुत घनी हो गई थी। मन में होता था कि किस तरह मैं उनके काम आ जाऊं, कि उनका जी हल्का हो जाए, और नहीं तो उनके गले लगकर फूट ही पड़ूं। उन्होंने कहा, देख प्रमोद, शीला के भाई का कोई पैगाम आया कि मैं छत से गिरकर मर जाऊंगी? मुझे उन्होंने क्या समझा है? मैं कहना चाहता था कि शीला के भाई ने कहा है कि वह अभी 1 महीना यही है और कि वह मुझे बड़े अच्छे मालूम होते हैं। लेकिन तभी बुआ ने कहा, जाकर यह शीला से कह देना, मैं सच कहती हूँ, मैं मर जाऊंगी। मृणाल का कौल झूठा नहीं बोलता। बुआ ने ऐसे कहा कि मानो अभी काफी नहीं हुआ, अभी तो और भी पक्की तौर पर अपने को समझाना है कि ऐसी हालत में मरना ही होगा, कुछ भी अन्य सोचना विचारना ना होगा। उस समय उनको घर पर बस 4-5 रोज ही रहना था। उसके बाद फूफा आएंगे और वह उन्हें ससुराल ले जाएंगे। ससुराल जाने के बारे में वह उत्साहित नहीं मालूम होती थी। ज्यों ज्यों जाने का दिन आता, उनकी निगाह कुछ बंधती सी जाती थी। जहाँ देखती देखती रह जाती, जैसे सामने उन्हें और कुछ नहीं दिखता, बस भाग्य दिखता है और वह भाग्य चीना नहीं जाता। ऐसी अपेक्षित पूछती हुई सी निगाहें देखती, मानो प्रश्न रोक कर भी उत्तर मांगती हूँ कि मैं कुछ चाहती हूँ, पर अरे कोई बताएगा कि क्या? अगले रोज फूफा आने वाले थे। रात से बुआ की तबीयत गिरी गिरी हो रही थी। अपनी कोठरी में एक अनपिछे तखत पर लेटी थी। मुझसे बोली, प्रमोद, कल मैं चली जाऊंगी। मैं चुप रहा, सिर दबा रहा था, दबाता रहा। बोली, अब रहने दे। मैंने कहा, दबा तो तुम नहीं खाती हो ना। सुनकर मेरी और उनकी दृष्टि बन गई। कुछ रुक कर बोली, एक काम करेगा प्रमोद, शीला के भाई डॉक्टरी पढ़ते हैं, मैं दवा का नाम लिख देती हूँ, तो उनसे ले आएगा। मैं क्यों ना ले आता। उन्होंने कागज पर अंग्रेजी में एक नाम लिखकर दे दिया और मैं उसे पुर्जे को लेकर दौड़ गया। पर उस पुर्जे को लेकर तो जैसे शीला के भाई एकाएक मुझे पीटने को उतारू हो गए। धमकाकर बोले, यह क्या है? बुआ ने दवाई मंगाई है। दवा? हाँ दवा। उनके सर में दर्द है। शीला के भाई ने आगे कुछ नहीं कहा। वह जोर जोर से कमरे में इधर से उधर टहलने लगे। कागज तोड़ मोड़ कर उनके हाथों में चिंदी सा हो गया। उस कागज की चिंदी पर उन्होंने चुटकी सख्ती से कस गई, ऐसे कि उनके हाथों की नसों का तनाव देखकर मेरे मन में जाने क्या क्या भाव आने लगे। कुछ देर बाद मैंने साहसपूर्वक पूछा, मैं जाऊं?
शीला के भाई यह सुनकर टहलते टहलते रुक गए। मुझे देखकर विनम्र भाव से बोले, प्रमोद, मैं घर चलकर उनका हाल नहीं देख सकता हूँ। प्रमोद, तुम मुझे ले चलोगे? मैंने कहा, नहीं, जीजी छत से गिरकर मर जाएंगी। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा, दवा नहीं दीजिएगा? उन्होंने मेरे मुंह पर मानो ललकार कर कहा, दवा? मैंने बोला, नहीं दीजिएगा तो मैं जाऊं? इस पर उन्होंने अपनी चुटकी में दबी कागज की गांठ को खोला और दोनों हाथों से जोर से उस छोटे से कागज के हजारों टुकड़े कर डाले और फिर उन सब की गोड़ी मुड़ी करके मेरी तरफ फेंक दिया। कहा, ये है दवा, जाओ ले जाओ। इसके बाद किसी विशेष बात होने की मुझे याद नहीं। अगले रोज फूफा आए। मेरा मन उनकी तरह खुला नहीं। ना उन्होंने मुझे कुछ पूछा। बुआ जी की तबीयत कुछ विशेष गिर गई थी, लेकिन शिकायत कोई खास न थी। फूफा ने सफर की सब सुख सुविधाओं का प्रबंध कर दिया है। बुआ को तनिक कष्ट ना होगा। यहाँ से जगह 300 मील ही है, तो मोटर में जाएंगे। न हुआ तो रास्ते में 2-1 जगह पड़ाव कर लेंगे। डाक बंगले जगह जगह है। पिताजी निश्चित रहे कि फूफा हमारी बुआ को जरा भी किसी तरह की तकलीफ ना होने देंगे। पिता ने कहा, अच्छा अच्छा, लेकिन फिर फूफा जी ने कहा, जी आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, उन्हें तकलीफ किसी किस्म की ना होगी। पिता ने कहा, उसकी तबीयत जरा? फूफा ने बताया, यहाँ की आबो हवा किस कदर, जरा तब्दीली चाहिए। सितंबर शुरू हुआ कि कश्मीर जाने का इरादा रखता हूँ। सितंबर अक्टूबर कश्मीर आइडल महीने हैं। गुलमर्ग की हवा वह है कि अगले रोज फूफा पूरे इंतजाम और प्रेम के साथ बुआ को ले गए।